बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी। उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच डू नॉट यूज ए सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर वो मार्कर होते हैं विच आर यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। ट्रांसफॉर्म सेल वो सेल होती है जिसमें फॉरेन जीन आप डालते हैं, और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल जो आपकी डिजायरेबल सेल नहीं होती है। तो एम्पीसेलिन एज ए सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एज ए दोनों एंटीबायोटिक जीन होते हैं, दोनों को यूज करते हैं। लैगजेट जीन ये भी एक रिपोर्टर जीन या सिलेक्टेबल मार्कर की तरह इसको भी यूज किया जाता है बिकॉज इट्स कोड फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेजेज जो एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और ब्लू व्हाइट कॉलोनी से हम डिफरेंशिएट करते हैं। रोप बेटा जो होता है ये एक क्लोनिंग वेक्टर में होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के पास, जो कंट्रोल करता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को, सिंथेसाइज करता है एंजाइम्स को विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्लिकेशन। तो रोप एज ए सिलेक्टेबल मार्कर यूज नहीं करते, तो इसका करेक्ट आंसर है 4th डी। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट है ए सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर शुड नॉट हैव। एक सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर में क्या नहीं होना चाहिए? हाई कॉपी नंबर होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ हाई कॉपी नंबर बेटा क्या है? हाई कॉपी नंबर ये है कि लाइक जैसे प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज दे हैव हाई कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड प्रेजेंट इन द पर बैक्टीरियल सेल दैट इज कॉल्ड देयर हाई कॉपी नंबर। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन आपको पता है वो साइड जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, बिकॉज जितने भी क्लोनिंग वेक्टर होते हैं दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल बिकॉज दे हैव ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन और ऑटोनॉमसली रिप्लिकेट करते हैं। मल्टीपल क्लोनिंग साइट वो साइट होती है जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आते हैं और कट करते हैं, जहां पे उनका रिकॉग्निशन साइट होता है। तो अगर बहुत सारे मल्टीपल क्लोनिंग साइट होंगे, बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट होंगे, तो जो वेक्टर है आपका उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। सो दिस इज नॉट अ सुटेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी क्लोनिंग वेक्टर। एक या दो क्लोनिंग साइट है दैट विल बी गुड, but more than 2 or more than cloning sites that make a process very complicated. तो और सिलेक्टेबल मार्कर दिस आल्सो प्रेजेंट इन द क्लोनिंग वेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा सी। A suitable cloning vector should not have multiple cloning site। मल्टीपल क्लोनिंग साइट नहीं होनी चाहिए। थर्ड है बेटा एंजाइम यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से आप जो आइसोलेट करते हैं तो क्या यूज करते हैं? लाइसोजाइम। इसका करेक्ट आंसर है बेटा लाइसोजाइम। अगर प्लांट की बात होती है तो यहाँ पे सेलुलोज होगा, और अगर फंगस की बात होती है तो काइटिनेज होगा। डीएनए तो कोई यूज नहीं होता है क्योंकि आपको डीएनए ही आइसोलेट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है लाइसोजाइम। प्लांट के केस में सेलुलोज और फंगी के केस में काइटिनेज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन टेम्परेचर फॉर टाइप क्यू डीएनए पॉलीमरेज। जो बेटा टाइप क्यू डीएनए पॉलीमरेज हम यूज करते हैं, टाइप क्यू डीएनए पॉलीमरेज इसका हम यूज करते हैं किसमें? पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। तो पीसीआर के बेटा आपको पता है 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनिलिंग और तीसरा होता है एक्सटेंशन। तो डीनेचर में हम हाई टेम्परेचर में उसको ओपन करते हैं, डीएनए हेलिक्स को, बॉन्ड को तोड़ देते हैं। एनिलिंग में टेम्परेचर लो करके प्राइमर लगाते हैं, और एक्सटेंशन में टाइप क्यू डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं। तो एक्सटेंशन का बेटा जो टेम्परेचर होता है वो होता है 72 डिग्री सेल्सियस। इसका सही करेक्ट आंसर है डी। 80 इनकरेक्ट है। 98 डिग्री डीनेचर टेम्परेचर होता है। क्या होता है? डीनेचर टेम्परेचर। टाइप क्यू डीएनए पॉलीमरेज जब आप बात करते हैं तो ये हीट स्टेबल थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है जो इतने हाई टेम्परेचर 72 डिग्री पे भी ये एक्टिव होता है, क्योंकि ये आइसोलेट होता है थर्मोफाइल बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस, इसीलिए इस एंजाइम का यूज किया जाता है 72 डिग्री पर भी। नेक्स्ट है बेटा इफ BMH1 कट द क्लोनिंग वेक्टर देन। अगर ये आप क्लोनिंग वेक्टर को देखते हैं बेटा, ये क्लोनिंग वेक्टर है आपका, और ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्लोनिंग साइट है, ये एम्पीसेलिन रेजिस्टेंट जीन है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है यहाँ पे, और यहाँ पे BMH1 कट कर रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे BMH1 कट कर देगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इस मेथड को कहते हैं बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन या एंटीबायोटिक इनएक्टिवेशन, जो यूज करते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट से। तो जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन आपका ह्रास हो जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट जो होगा आपका जो सेल होगा वो टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं करेगा, जबकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा वो बोथ एम्पीसेलिन और टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में ग्रो करेगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो चलिए देखते हैं इफ BMH1 कट द क्लोनिंग वेक्टर देन व्हाट विल हैपन।
एम्पीसिलिन जीन लॉस, बोथ एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन, ओनली टेट्रासाइक्लिन या नन। तो यहाँ पे बेटा टेट्रासाइक्लिन केवल लॉस हो जाएगा जो आपका रिकॉम्बिनेंट सेल होगा। तो आप जब प्लेटिंग मेथड करेंगे तो आप अगर आपने प्लेटिंग मेथड किया और आपकी अगर जो सेल है आपने एम्पीसिलिन डाला तो दोनों सेल रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों ग्रो करेंगी। जब आपने टेट्रासाइक्लिन डाला तो आप जो रिकॉम्बिनेंट सेल है वो तो ग्रो नहीं करेंगी, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो करेंगी। बात समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं प्लेटिंग मेथड। और एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों साथ में डाल दोगे तो आपकी सेल ग्रो नहीं करेगी, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगी, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। टीआई प्लाज्मिड आइसोलेटेड फ्रॉम। टीआई प्लाज्मिड बेटा है, टीआई का पूरा मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो ट्यूमर इंड्यूस करता है प्लांट में, डाइकॉट में। तो प्लांट में जब ये ट्यूमर इंड्यूस करता है क्राउन गॉल डिजीज कर देता है, क्योंकि इसमें ओपाइन और ऑक्सिन और साइटोकाइन जीन्स होते हैं जो सेल के प्रोलिफरेशन को बढ़ा देते हैं और उसमें ट्यूमर हो जाता है। तो जो टीआई प्लाज्मिड हम आइसोलेट करते हैं ग्राम नेगेटिव सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमीफेसियंस है उसमें टीआई प्लाज्मिड होता है, जिसका हम एक पार्ट भेजते हैं, इंसर्ट करते हैं प्लांट में। तो इसको आप नेचुरल एज ए नेचुरल वेक्टर भी यूज करते हैं फॉर इंसर्शन ऑफ द जीन। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस ग्राम नेगेटिव सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है जो क्राउन गॉल डिजीज करता है। और इसमें जो टी डीएनए है टीआई प्लाज्मिड में वो इंपॉर्टेंट होता है, टी डीएनए को हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्योंकि ये जीन जो है ट्यूमर करता है तो उसमें हम वैसे जीन हटा देते हैं जो ट्यूमर काजिंग जीन है, प्रोलिफरेटिव जीन है। तो हम इस मेथड को कहते हैं डिसआर्म कर देना। तो इसमें हम प्लाज्मिड को डिसआर्म कर देते हैं और अच्छे जीन रखते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस। ठीक है बेटा, अगला है हाउ विल मेक द होस्ट सेल कॉम्पिटेंट फॉर द डीएनए अपटेक। अगर आप डीएनए को किसी दूसरे सेल में भेज रहे हैं तो वो कैसे डीएनए को लेगा, क्योंकि डीएनए हमारा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें दिक्कत होगी डीएनए को अपटेक करने में। तो अगर कोई सेल है और आपको डीएनए डालना है, जो आपको डालना चाहते हैं डिजायरेबल जीन को सेल में इंसर्ट कराना है, तो इसमें से कौन सा मेथड डीएनए को कॉम्पिटेंट या सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि वो डीएनए को ले सके, सुटेबल हो। कैल्शियम क्लोराइड मेथड, कैल्शियम कार्बोनेट, हीट शॉक, ये बोथ ए एंड सी। तो कैल्शियम क्लोराइड मेथड इसमें डाइवेलेंट कैटायन का यूज करके सेल जो होस्ट सेल है सेल को परमिएबल बनाते हैं टू अपटेक अ फॉरेन डीएनए। कैल्शियम क्लोराइड कोई मेथड नहीं है। हीट शॉक मेथड का भी यूज करते हैं। जब आपने इसको कैल्शियम डाइवेलेंट कैटायन से इसको ट्रीट किया, फिर जो सेल रिकॉम्बिनेंट सेल है और होस्ट सेल है उसको आप दोनों को कहाँ पे डालेंगे, पहले आइस में डालेंगे, आइस के बाद फिर हीट शॉक देंगे हाई टेम्परेचर में, फिर अगेन आइस पे डाल देंगे, तो जो सेल हो जाएगी वो कॉम्पिटेंट हो जाएगी। तो वो दोनों मेथड यूज करते हैं, याद रखना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए अगला बेटा 8वां क्वेश्चन, टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अच्छा क्यों है, मोर सूटेबल। तो जो टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको पता है कि मॉलिक्यूलर सीजर है और इनकी डिस्कवरी हुई है, इनका एक नॉमेनक्लेचर है, इकोवार आई है, हिंड सेकेंड है, हिंड फर्स्ट है, सबका एक अपना नॉमेनक्लेचर है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से कट करते हैं जिसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। वो सीक्वेंसेस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जब आप रीड करते हैं तो सेम होते हैं। तो मोर सूटेबल बिकॉज कट द नियर 6 रिकॉग्निशन सही है। रिक्वायर एटीपी, इसमें एटीपी की कोई जरूरत नहीं होती टाइप सेकेंड में, टाइप फर्स्ट में होती है। डू नॉट यूज एटीपी, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड सी, बोथ है ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मोर सूटेबल है। नेक्स्ट बेटा, विच वन इज नॉट ए नेचुरल मेथड फॉर जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर पर कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है जो नेचुरली जीन ट्रांसफर नहीं करता है। अगर आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस की बात करें, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि ये नेचुरल मेथड है किसी भी जीन को ट्रांसफर करने में। प्लांट में अगर आप जीन ट्रांसफर कर रहे हैं तो नेचुरल। रेट्रोवायरस एनिमल सेल में अगर आप जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि रेट्रोवायरस एनिमल सेल में कैंसर करते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। बैक्टीरियोफाज भी बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर का नेचुरल मेथड है, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। और बायोलिस्टिक, जो बायोलिस्टिक मेथड है या जीन गन मेथड है या पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड है, ये नेचुरल मेथड नहीं है। इसमें आप जीन गन का यूज करके फॉरेन डीएनए को जो है गोल्ड से कोटेड करके आप जीन में डालते हैं। तो ये वाला मेथड नेचुरल नहीं है, ये तीनों मेथड नेचुरल है, याद रहेगा। एग्रोबैक्टीरियम, रेट्रोवायरस, बैक्टीरियोफाज। नेक्स्ट मेथड डाई
यूज इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पता है कि डीएनए को सेपरेशन करने में यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मास और चार्ज। जिसका मास ज़्यादा होता है डीएनए का वो स्लो मूव करता है इन द जेल, जिसका मास कम होता है वो तेजी से मूव करता है इन द जेल बिकॉज दे हैव स्मॉल पोर्स, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इजीली पास थ्रू दैट पोर एंड द लार्जर कैन नॉट। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल यूज करते हैं आपको पता है ग्रोथ जेल है, सीवीड से ऑब्टेन करते हैं। और जो डाई यूज करते हैं, डाई क्यों यूज करते हैं बेटा, क्योंकि रनिंग जेल में इट नॉट पॉसिबल टू सी द डीएनए इन द रनिंग जेल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डाई। द डाई का नाम है बेटा ईटीबीआर, इथीरियम ब्रोमाइड। ईटीबीआर इंटरकैलेटेड हो जाता है इनटू द हेलिक्स ऑफ द डीएनए व्हेन आप जैसे ही रेडिएशन का यूवी रेज डालते हैं तो ये ऑरेंज कलर के बैंड अपीयर करते हैं। कैसे बैंड, ऑरेंज कलर के। सैफरनिन आप ऐसे प्लांट में यूज करते हैं, स्टोकार्मिन क्रोमोसोम न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं। और ईटीसीएल कोई डाई नहीं है तो ईटीबीआर इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई सपोज दिस इज हेल्पफुल फॉर योर all the exams. Thank you.